नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि वर्चुअल सर्वर होता क्या है। ठीक है, तो जिस तरह से मार्केट में आजकल क्लाउड आ गया है और क्लाउड टेक्नोलॉजी में वर्चुअलाइजेशन यूज़ होता है और वर्चुअल सर्वर्स भी यूज़ होते हैं, उन्हीं का मेन फंडा वर्चुअल सर्वर ही होता है क्लाउड का। तो आपको अगर क्लाउड में अपना नॉलेज बढ़ाना है या फिर आगे चल के क्लाउड में अपना करियर बनाना है, तो आपको ये फंडामेंटल पता होना चाहिए कि भाई वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, वर्चुअल सर्वर होता क्या है, हाइपरवाइज़र होता क्या है। ये तीनों को नहीं जानेंगे तो आप कंटेनर, डॉकर ये सब भूल जाइए, वो आप नहीं सीख सकते, है ना। सीख भी जाएंगे तो आपका फंडा क्लियर नहीं होगा। तो ये फंडामेंटल चीज़ है जिसे आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था वर्चुअलाइजेशन क्या है, उसको देख लेना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वर्चुअल सर्वर क्या है। ठीक है, तो वर्चुअल सर्वर जानेंगे और उसके लिए आपको वर्चुअलाइजेशन जानना होगा, तो आप पुराना मेरा एक वीडियो देख लेना। तो वर्चुअल सर्वर जानने से पहले मैं आप लोग को एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई कंप्यूटर जो होता है उसमें होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम वो जान जाएंगे तो फिर वर्चुअल सर्वर समझना थोड़ा सा आसान होने लगेगा। तो जो अपना जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर फंडामेंटल ब्लॉक्स क्या क्या है। तो पहला फंडामेंटल ब्लॉक होता है सीपीयू, दूसरा फंडामेंटल ब्लॉक होता है रैम, और तीसरा फंडामेंटल ब्लॉक होता है वो है नेटवर्क। तो कोई भी कंप्यूटर में ये सारे फंडामेंटल ब्लॉक्स होते हैं, सीपीयू, रैम, नेटवर्क। स्टोरेज होता है, वो स्टोरेज को मैं बाहर रखता हूँ क्योंकि स्टोरेज जो होता है वो कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर के बाहर भी होता है। आजकल पोर्टेबल स्टोरेज मार्केट में मिलता है। तो वर्चुअल सर्वर क्या होता है फिर? वर्चुअल सर्वर ये होता है कि वो वर्चुअलाइजेशन करने वाले सॉफ्टवेयर, जो वर्चुअलाइजेशन के जो सॉफ्टवेयर मार्केट में मिलते हैं, जैसे हम हाइपरवाइजर बोलते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा हाइपरवाइजर के डिटेल में। तो वर्चुअलाइजेशन सर्वर के माध्यम से आप इस सीपीयू को, रैम को और नेटवर्क को वर्चुअलाइज कर देते हो और उसको स्लाइस करके उसको अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हो। तो कंप्यूट को मैंने डिवाइड कर दिया, रैम को डिवाइड कर लिया, नेटवर्क को डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1000 GB का अगर रैम था तो मैंने उसको 10 में अलग अलग डिवाइड कर दिया, ऐसे। तो इस तरह से मान लो मैंने इस कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल जो फंडामेंटल ब्लॉक्स है उसको मैंने 3 भाग में बांट दिया सॉफ्टवेयर यूज़ करके। तो ये हो गया 3 वर्चुअल सर्वर। ठीक है, अब अगर क्या है, जरूरी नहीं है 3 ही बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एक बड़ा वर्चुअल सर्वर बना लूँ और एक छोटा वर्चुअल सर्वर भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं 2 पार्ट में भी बांट सकता हूँ। तो हमारे जो कस्टमर होते हैं ना, उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। वो बोलते हैं किसी को यार रैम ज़्यादा चाहिए, किसी को स्टोरेज कम चाहिए, किसी को कंप्यूट कम चाहिए, किसी को कंप्यूट ज़्यादा चाहिए। तो वो सब हम कर सकते हैं। तो अगर हम एक वर्चुअल सर्वर को अगर हम जूम करके देखेंगे तो उस वर्चुअल सर्वर में होता क्या है, तो वर्चुअल सीपीयू होता है, वर्चुअल रैम होता है, और वर्चुअल नेटवर्क होता है, और स्टोरेज भी आप रखोगे। तो ये अपने आप में एक कंप्यूटर के जैसा होता है वर्चुअल सर्वर। ठीक है, तो वर्चुअल सर्वर अपने आप में एक कंप्यूटर के जैसा होता है और वो वर्चुअलाइजेशन के माध्यम से ये हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम जानेंगे कि यार वर्चुअल सर्वर का बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, तो उदाहरण के रूप में इसी वर्चुअल सर्वर के एक इंस्टेंस को ले लो, और इस वर्चुअल सर्वर का इंस्टेंस को मैं अगर जूम करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो मान लेते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट है कि इसको 100 GB का इसका स्टोरेज होना चाहिए, और इसके पास 64 GB का रैम होना चाहिए, और इसके पास मान लेते हैं कि 1 Gbps का एक नेटवर्किंग बैंडविड्थ का होना चाहिए। तो अगर मेरे को ऐसा कोई कंप्यूटर बनाना है, ठीक है, और इसका मान लो 4 CPU भी चाहिए, तो ये अगर मेरे को एक छोटा सा कंप्यूटर इस तरह से बनाना है, ठीक है, इसको अगर मैं जा करके डाटा सेंटर वालों को बोलूँ कि यार मेरे को ये कंप्यूटर इस तरह का दो, तो डाटा सेंटर वाले अगर एक फिजिकल बॉक्स खरीदते हैं ये स्पेसिफिकेशन का, तो फिजिकल बॉक्स का जो साइज़ होता है उसको अगर हम डाटा सेंटर में रखेंगे तो उसको रखने का जो रेंट होगा ना, वो ज़्यादा पड़ जाएगा इस कंप्यूटर के रेंट से। तो मान लेते हैं कि एक तुम्हारे पास कोई कस्टमर आता है और वो बोलता है कि यार मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन का मशीन चाहिए, तो वो कस्टमर के पास बजट है कि $15 ही दे सकता है वो तुमको मंथली। ठीक है, तुम यार डाटा सेंटर वाले हो, तुम डाटा सेंटर में होता क्या है, आप जानते हो कि डाटा सेंटर में क्या होता है। डाटा सेंटर में आपके पास एक रैक है, ठीक है, रैक होता है, और रैक के अंदर होता है क्या आपको पता होगा, उसमें होता है सेल्फ। ठीक है, ये एक सेल्फ है, और उसी तरह ये भी एक सेल्फ है, और ये भी एक सेल्फ है। तो जो सेल्फ्स होते हैं ना, और रैक होते हैं, राइट। तो सेल्स और रैक इस तरह का होता है, और हर एक सेल्फ में
अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर जो फिजिकल कंप्यूटर रखे जाते हैं, ठीक है। तो सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे 1 यूनिट टॉल होता है, कोई होता है 2 यूनिट टॉल, कोई होता है 4 यूनिट टॉल, कोई होता है 8 यूनिट टॉल, इस तरह से अलग अलग सेल्व हो गए, ठीक है। तो अभी जो फॉर एग्जांपल के लिए जो 1 यूनिट टॉल वाला सेल्व है उसमें एक ही स्लॉट है मान लेते हैं, जो 2 यूनिट वाला है उसके अंदर मान लो 2 स्लॉट है, और जो 4 यूनिट वाला है उसके अंदर मान लो 3 स्लॉट है, ठीक है। ऐसे 3 अलग अलग मशीन रखा जा सकता है। तो जो 1 यूनिट वाला स्लॉट है उसमें अभी अगर हम एक मशीन ख़रीद के लाके अगर ये वाला स्पेसिफिकेशन का डालेंगे तो इसको मान लो ये डाटा सेंटर वाला ही तुमको मान लो $100 पर मंथ का चार्ज करेगा ये जगह को, स्पेस को यूज़ करने के लिए। और यहाँ तुमने एक कंप्यूटर डाल दिया और उस कंप्यूटर में तुमने ये स्पेक डाला, ये जो स्पेक मांग रहा है, तो यार तुम लॉस में पड़ जाओगे, क्योंकि $15 कस्टमर दे रहा है और तुमको $100 डाटा सेंटर वालों को देना है, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्चुअलाइजेशन यूज़ करेंगे, वर्चुअलाइजेशन का टेक्निक यूज़ करेंगे और एक पावरफुल मशीन खरीदेंगे, ठीक है, एक पावरफुल मशीन खरीदेंगे और उस मशीन में अगर हम 100 वर्चुअल मशीन छोटा छोटा बना लेते हैं इसी स्पेक का, ये वाले स्पेक का, तो 100 मशीन अगर हम बना लेते हैं इस तरह से हम 100 अलग अलग कस्टमर को बेच सकते हैं, राइट। तो 100 मशीन अगर बनाते हैं तो $1000 का जो अपना रेंट है वो डिवाइड हो गया 100 में, है कि नहीं। तो अगर मैं अभी $15 पर मंथ में ये रेडी था बाय करने के लिए बंदा, तो इसको अगर मैं देता हूँ इस तरह मैं 100 बंदों को दे देता हूँ रेंट में, तो मेरा कितना कमाई होता है पर मंथ, 1500 मैं कमाता हूँ पर मंथ, ठीक है। ये तुम्हारा अर्निंग हो गया। और तुमने इनको डाटा सेंटर वालों को कितना रेंट दिया, रेंट तुमने $100 का ही दिया, तो बेनिफिट तुम्हारा कितना हो गया, बेनिफिट हो गया 1400। तो ये तुम्हारा 1400 पर मंथ तुम कमा रहे हो, तुम्हारा कस्टमर भी हैप्पी है, राइट। कस्टमर हैप्पी हो गया क्योंकि कस्टमर को यार $15 में वो स्पेक का मिल गया जो उसको नहीं मिल रहा था, इज़ हैप्पी एंड यू आर ऑल्सो हैप्पी बिकॉज नाउ यू कैन सेल लाइक 100 कस्टमर लाइक दैट एंड यू आर पेइंग जस्ट $100 एंड यू आर मेकिंग अ बेनिफिट ऑफ 1400 पर मंथ। तो ये जो फंडा है इसी को क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करता है। मार्केट में जो क्लाउड प्रोवाइडर लोग बैठे हैं, क्लाउड प्रोवाइडर कौन कौन है, जो AWS, GCP और अजोर और अलीबाबा और ओरेकल, ये सब जो है ना, ये लोग सब क्या करते हैं, ये लोग यही काम करते हैं। ये लोग अपना खुद का डाटा सेंटर खरीदते हैं, डाटा सेंटर का जो उनका खर्चा आता है वो $100 पर मंथ का रहता है, उसके अंदर एक पावरफुल मशीन लगा देते हैं जिसमें हाई CPU, हाई रैम, हाई कंप्यूट, हाई नेटवर्क रहता है, और उसको लोग इस तरह से उसमें 100 वर्चुअल मशीन बनाने का फैसिलिटी डाल देते हैं हाइपरवाइज़र लगा के, वर्चुअलाइजेशन करके, और इस तरह से 100 कस्टमर को वो $10, $15 मंथ से बेचते हैं और उनको फिर भी मुनाफा हो रहा होता है। तो इस तरह से दोनों को बेनिफिट होता है, कस्टमर को भी और क्लाउड प्रोवाइडर को भी, राइट। तो ये जो वर्चुअलाइजेशन के माध्यम से अगर हम कंप्यूटर को वर्चुअलाइज करके वर्चुअल सर्वर बना के जो मार्केट में बेचते हैं, तो वो उसे हम एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग माने ना अभी ये वर्चुअलाइज होकर के इसको हम इसके नेटवर्क को, इसके कंप्यूट को और इसके रैम को कस्टमर को दे रहे हैं इंटरनेट के थ्रू। एनीवे, तो दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन एंड these are the concepts of virtual server. So please watch my previous video for virtualization and virtual server को अच्छे से समझो। virtual server is nothing but virtual compute, virtual RAM and virtual network, ठीक है। और उसको virtual server को अचीव करने के लिए हाइपरवाइज़र लगता है। हाइपरवाइज़र के कितने प्रकार होते हैं मैंने पुराने वीडियो में बताया है, लेकिन हाइपरवाइज़र को इन डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उसको आप मिस मत करना, जरूर से देखना। और ये सब फंडामेंटल ब्लॉक्स है जिसको आपको समझना है, तभी जाके आप क्लाउड को अच्छे से समझ पाओगे या फिर एक अच्छा सिस्टम जो इंजीनियर होता है वो बन पाओगे, ठीक है। और या फिर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोई इंटरव्यू अगर आप ट्राई कर रहे हो, क्लाउड में कोई भी इंटरव्यू, तो ये सब फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। थैंक यू।